So, my dear students, we have already completed the theoretical portion of wave optics. Now we shall come to the NCERT numericals, which are very interesting one. The first question, 10.1. It has been asked many times in CBSE examination. क्या कह रहे हैं साहब, ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट आप जानते हैं, इंटरफेरेंस वगैरह होगा तो मोनोक्रोमैटिक लाइट से ही होगा, जिसका रंग केवल एक तरह का ही फ्रीक्वेंसी उसमें मौजूद हो। मोनोक्रोमैटिक लाइट का वेवलेंथ की वैल्यू है 589 नैनोमीटर। दिस इज गिवन। इंसिडेंट फ्रॉम एयर और वाटर सरफेस, कहां से इंसिडेंट हो रहा है? एयर से। ये आपका एयर है, यानी ये न्यू एयर, यहां से इंसिडेंट हो रहा है कहां के लिए? वाटर के लिए। ये आपका वाटर है, ऐसा मामला कुछ होगा जी, है जी। तो ऐसा हो रहा है। अब ये कह रहे हैं व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। दोनों के बारे में ये पूछ रहा है कि देखो, जब भी लाइट इंसिडेंट करती है तो उसका एक हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है और दूसरा हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए रिफ्लेक्टेड एंड बी रिफ्रैक्टेड लाइट, है ना। तो हमें क्या क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, है ना। किससे? कैसे? कैसे? व्हेन रिफ्लेक्शन occurs, when रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, when रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के केस में आप जानते ही हो कि एक भाई जो लाइट है वो एयर से ही आएगी और एयर को ही जाएगी। तो उस केस में अगर हम वेवलेंथ निकालें तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? आप बताओ। वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है, आप जानते हो कि c को हम अगर लिखें तो क्या लिखते हैं? d into लैम्डा। यही तो लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा इज ऑलरेडी गिवन, लैम्डा एयर में कितना है? दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 589, है ना। लैम्डा एयर की वैल्यू दी हुई है 589 व्हाट? नैनोमीटर, नैनोमीटर। चलिए जी, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 3 into 10 to the power 8 और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगी कितनी? 589 into 10 to the power व्हाट? नैनोमीटर है तो ये -9 हो जाएगा। अब आप बताओ, -9 जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 to the power 7 वो 17 हो जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आएगी वो लगभग 5 के आसपास आएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5.09 25 इधर से निकल गया 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। किसकी फ्रीक्वेंसी? लाइट जब रिफ्लेक्ट हुआ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? कितनी आ गई। दूसरी चीज, अब स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने में, स्पीड निकालने में क्या जानते हो कि एयर में स्पीड कितनी होती है लाइट की? यानी स्पीड ऑफ लाइट इस केस में, रिफ्लेक्शन वाले केस में कितना होगा? c होगा, यानी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होगा। तीसरी चीज इन्होंने क्या पूछी है? वेलोसिटी भी निकल गई, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल गई आपकी, वेवलेंथ दिया ही हुआ है। चलिए, तो ये तो तब के लिए हुआ जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी लाइट जिस मीडिया से आ रही है उसी मीडिया में चली जा रही है, तब के लिए हुआ। लेकिन अब केस दूसरा हो गया। अब केस ये है कि भैया आपका जो ये लाइट है ना वो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो रहा है, मीडिया चेंज हो रहा है। जब मीडिया चेंज होता है
फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन। तो फॉर रिफ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम क्या निकालेंगे? वेवलेंथ निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? सेम रहेगी, न्यू है तो अगर न्यू है फ्रीक्वेंसी तो न्यू ही रहेगी, यानी कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी, यानी 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये तो चेंज नहीं होगी फ्रीक्वेंसी। चेंज कौन होगा? वेवलेंथ होगा। देख लेते हैं उसके बारे में। अच्छा, उससे पहले हम क्या करना, वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो हमको तो दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का, इट इज ऑलरेडी गिवन है ना, गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 है जी। इसको 1.33 को अपनी सुविधा के लिए 4/3 लिख सकते हैं। तो चलिए, तो हमको ये मालूम है एयर से आया ग्लास में गया, तो इसको वेलोसिटी टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी इन एयर जो कि c होता है, और ये होगा वेलोसिटी इन ग्लास है जी। चलिए, न्यू ग्लास की वैल्यू 1.33 है, जो कि हमने क्या कहा कि आप 4/3 ले लो अपनी सुविधा के लिए। और म्यू ए कितना होता है? 1 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका जी, सी जी इधर आ गया, और सी की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻8। तो सीजी की वैल्यू कितनी होगी? सॉल्व कर लें आप। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर, सीजी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास इज वाटर है जी, वाटर। तो सीजी की बजाय ये सीडब्ल्यू कर लो, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर। यहाँ ये ऊपर होगा ना सी वाटर। अच्छा, यहाँ वाटर लिखो। सूर्य का समय है, दिमाग नहीं चल रहा है। चलिए आगे चलना शुरू करें। तो CW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? CW इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3/4 × 10⁻8। तो देखिए वेलोसिटी चेंज हो गई ना। आप जानते हैं डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। हो रही है 9/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए, ये वेलोसिटी हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिल गई, वेलोसिटी हो गई है जी। अब इसके बाद वेवलेंथ पे आ जाते हैं। इधर वाला ग्लास इसको मिटा देते हैं, ये वाला आपके समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब वेवलेंथ के मामले में आते हैं कि वेवलेंथ क्या होगा इस केस में, डी वाले में। तो वेवलेंथ क्या होगा आप जानते ही हैं, वो भी लिखा जाएगा वैसे ही है। जब आपके पास वेलोसिटी निकल रही है, बहुत कई सारे तरीके हैं, चाहे ऐसे निकाल लो, C/C वाटर इज इक्वल टू लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर आपके पास है, ऐसे निकाल लो। चाहे आपके पास वेलोसिटी इन वाटर दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू कितना होगा? लैम्डा, चाहे इस वाले से निकालो, चाहे इस वाले से निकालो, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है। तो लैम्डा इन वाटर कितना हो जाएगा? सी ये कितना है? 2.25 इनटू व्हाट? इनटू 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आप कितना निकालेगा? 5.09 × 10⁻14। जब इसको आप सॉल्व करोगे आप तो वेवलेंथ आपका जो आएगा वो लगभग कितना आना चाहिए? 4.5 लगभग 5 मान लो, 5 और 24 4.499 के आसपास आ जाएगा। हाँ 4.4 लगभग 2 के आसपास। तो ये इतना जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा, इस वजह से हमने 10 लिया था साल इनटू 10⁻⁻7। तो वेवलेंथ
सॉल्यूशन लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10.2 की तरफ आते हैं। देखो ब्रिस्टल्स लॉ और पोलराइजेशन नहीं है, तो आपको समझ में आता है कि HV जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन भी होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 10.2 में, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट, ये तो शेप वाला सब फटाक से कर लेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट इन ईच ऑफ द केस। पहला क्या है ए में क्या है कि द लाइट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। लाइट क्या हो रहा है, लाइट डाइवर्ज हो रहा है फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, यानी वेवफ्रंट कैसे ऐसे फैल रहा है। ठीक, ये लाइट सोर्स है आपका। तो लाइट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, तो शेप ऑफ वेवफ्रंट कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, डाइवर्जिंग होगा। अगर इसके हमें कहा जाए कि जरा इसमें तुम मूव इस दो, तो क्या कहते हैं, लाइट रे। तो लाइट रे आप जानते हो ना 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री सब पे, तो ये लाइट रे हो जाएगी इसमें इस तरीके से। तो यहाँ जो फ्रंट हो वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग 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 वेवफ्रंट, ठीक है ना, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा ये। तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल, क्योंकि स्फीयर का ही तो हिस्सा है, आगे सब स्फीयर हो गया। तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है, HWF कह सकते हैं इसको, डाइवर्जिंग HWF। बी देखो क्या कह रहा है, बी कह रहा है लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब लाइट जो है अब आपका कहां से इमर्ज हो रहा है, नाउ द लाइट इज इमर्जिंग आउट ऑफ बी में कह रहा है द लाइट इज इमर्जिंग आउट ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड ऑन इट्स फोकस। तो ये देखो बेटा, ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये कह रहा है लाइट इज इमर्जिंग आउट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन पॉइंट सोर्स का मतलब जो पॉइंट सोर्स लाइट का है वो कहां रखा गया है, यहां पे फोकस पे। तो आप जानते हो इससे जो भी लाइट रेज, यानी मान लो यहां जो वेवफ्रंट इंसिडेंट होगा इस तरीके से, तो ये लाइट रेज जो भी जाएंगी हैं, ये लाइट रेज, ये क्या, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, एस क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। तो ये तुम्हारा जो लाइट रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी, आपको मालूम है ना, पैरेलल हो जाएंगी इस तरीके से। इसको यहाँ पर मान लो हम मिटा दे रहे हैं, आगे हम केवल लाइट रेज को ही कंसीडर कर रहे हैं, वेवफ्रंट पे अभी हम करेंगे। ये सारी लाइट रेज अगर फोकस पे सोर्स है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा कि नहीं। तो ये लाइट रेज है ना बच्चों, और वेवफ्रंट जब हम ड्रा करते हैं तो वेवफ्रंट क्या होता है, नॉर्मल होता है ऑन व्हाट, ऑन लाइट रेज। तो नॉर्मल ड्रा कर दो, यानी जो वेवफ्रंट कन्वेक्स लेंस से बाहर आएगा, है ना, उसका शेप कैसा होगा, प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है, ये हो गया। चलिए सी में देखिए क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड में। द पोर्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार इंटरसेक्टेड बाय द अर्थ। तो सी वाला तो हमने आपको बताया था, कोई भी लाइट सोर्स हो किसी भी शेप का, गोल, तिरछा, है त्रिभुजाकार हो,
कोनिकल हो, चाहे जो भी हो, इफ इट इज सिचुएटेड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। आप जानते हैं ये क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। आपके स्टार कहां होते हैं, बहुत दूरी पे होते हैं, तो वहां से जो लाइट रे आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी, यानी जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। ठीक है, बना दीजिए, ये वेव फ्रंट हो गया। ठीक है जी, ये लाइट कहां से आ रही है, स्टार से। यहाँ लाइट सोर्स कौन है, स्टार है, तो स्टार से धूप से रोशनी कैसी आएगी, प्लेन पैरेलल लाइंस आएंगी। तो जो हमें वेवफ्रंट मिलेगा, जानते हैं कि लंबी दूरी पे अगर लाइट सोर्स है उसका शेप चाहे जो भी हो, आपको हमेशा वेवफ्रंट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लेन वेवफ्रंट या प्लानर वेवफ्रंट। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व जी, कितना इजी है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं, यानी 10.3 पे आ जाते हैं। 10.3 पे आने से पहले हम इसे मिटा लेते हैं, साफ कपड़े से ज्यादा जल्दी साफ होता है, तो कपड़ा यूज कर रहा हूं आज। आप लोग मुझसे पढ़े नहीं हैं क्लासेस में, एक्चुअली बोर्ड मिटाने का काम मैं नहीं करता हूँ। अगली रूम में मैं हमेशा रोटेशन कराता रहता हूँ और अगली रूम में जो लड़का बैठा रहता है वही बोर्ड रफ करता है। तो ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि आप इस समय हाँ 10.3 देखिए क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, वो तो आप जानते हैं कितना होता है 1.5, जिसको हम 3/2 लिख लेते हैं, है जी। है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, वो मालूम है आपको। तो वेलोसिटी क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमको नहीं मालूम है। हमको मालूम है कि न्यू ग्लास इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3/2। नाउ c की वैल्यू कितनी दी है, 3 × 10⁻, ये तो आप जानते ही हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और c ही चला गया इधर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और c की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और आप जानते ही हो कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है, घट जाती है। कितना हो गया, अब इसी में एक छोटा सा कुचलिया है, ये है a, हैं, जो कुचला है वो है b। ये क्या कह रहा है, if the speed of light in glass independent of color of light, देखो कलर किसको करस्पॉन्ड करता है, पूछ रहा है कि मान लो ये यहां जो लाइट थी वो क्या पीले रंग की, पीले रंग की लाइट जो है ग्लास में गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई। लेकिन अगर क्या हम कलर चेंज कर दें, यानी अब पीले रंग की लाइट की बजाय हरे रंग की लाइट को हम क्या करें, ग्लास में ले आए, क्या वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, क्या जवाब दोगे आप। रंग किसकी वजह से होता है, रंग किसी पहचान होती है, रंग पहचान होती है वेवलेंथ की, रंग किसी पहचान होती है, वेवलेंथ की होती है। तो कलर ऑफ लाइट जो है, जब आप जान रहे हैं पूरी तरह से किसी किसकी पहचान होती है, वो होती है वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की, है ना। डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट कलर्स होती हैं, क्योंकि वेवलेंथ मीडियम चेंज होने पे वेवलेंथ तो चेंज होता है ना, वेवलेंथ चेंज होता है, इससे वेलोसिटी में भी परिवर्तन आएगा। देखो आप जानते हो कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ना। उसके बाद आप
या और भी बीच के जो भी कलर्स है उनको भी ले लो, ग्रीन ले लो, ऑरेंज ले लो, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, फिर किसका होगा, येलो का होगा, ऐसे ही। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट कलर का। तो आप ये जानते हो कि फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहती है और कलर जो होता है किसी मटेरियल का जो कलर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, तो लिखेंगे नहीं, नो, इट इज नॉट, ठीक है, बिकॉज different colors have different wavelength, ठीक है बच्चों। और आप भी जानते हो, आप भली भांति जानते हो कि म्यू इज इक्वल टू एक रिलेशन आपको मिलता है, क्या मिलता है, वो मिलता है लैम्डा 1। अगर मान लो ये ग्लास है, ग्लास की बात करें तो यहाँ पे यहाँ जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, म्यू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास, है ना, ये चीज आती है। या हम सीधे सीधे कहें कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो जिस कलर का वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, जैसे वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो उसकी वेलोसिटी या सी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या आप ये भी जानते हैं कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये भी चीज आप जानते हैं, है ना। तो ये पहले और दूसरे से आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है ना। तो डिफरेंट कलर्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक। अगर हम बात करें रेड कलर की, तो रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी ग्लास में ही क्या होगी, सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, वायलेट की होगी। तो ये चीज, ये रीजनिंग करके आप बताएंगे। अच्छा, इसमें कुछ पूछा है और भी क्या, हाँ इसमें पूछा है विच ऑफ द टू कलर, रेड और वायलेट की बात ये किया है। तो आप जानते हैं कि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, है, ठीक है जी। तो यहाँ जो वेलोसिटी इन ग्लास होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, इसका मतलब वेलोसिटी इन ग्लास है किसका ज्यादा होगा, ज्यादा किसका होगा, इसका वेवलेंथ कम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर, है ना, ये ग्लास ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ वायलेट कर लेते हैं, वेलोसिटी, ये सी वी क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर इन ग्लास, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ येलो कलर दिया, रेड कलर दिया, रेड कलर, तो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इन ग्लास, ठीक है, ये चीज। तो यहां आप लिखेंगे कि सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। कौन सा लाइट, वायलेट लाइट, ठीक है। इसी तरह सी आर यानी रेड कलर की वेलोसिटी किसमें, ग्लास में, इज इक्वल टू, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट
गिलास। ऐसे रीजनिंग कर लेंगे आप। तो ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं 10.4। चलिए 10.4 पे चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है 10.4। ये रीजनिंग आपको याद रखनी है, इससे आपका काम होगा। इसका मतलब डिफरेंट कलर की रोशनियों की डिफरेंट वेलोसिटी होती है सेम मीडियम में, याद रखिएगा। मतलब जब मीडियम चेंज होता है। हाँ 10.4 क्या है? अब तो आ रहा है नया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मार्कर्स पे। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय स्लिट्स। याद है ना कैसा? यही था ना, एक स्लिट यहाँ होता था, एक स्लिट यहाँ होता था और इसके बीच के सेपरेशन को हम डी कहते थे। तो डी की वैल्यू दी हुई है कितनी? 0.28 मिलीमीटर। हम सबको किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। ये कितना हो जाएगा? 0.28 into 10 to the power -3 मीटर। ये हो गया जी। उसके बाद अगली चीजें कह रही है कि कह रहा है कि पर्दे के बीच में ये जो स्क्रीन थी आपकी, जहां लाइट आपकी लाके एक थी है जी, यहां पर मैक्सिमम सेंट्रल लिया हुआ। तो यहां ये जो डी है, डी की वैल्यू दी है डी इज 1.4। हाँ स्क्रीन जो है कितनी दूर है? 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी इसके बाद एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ बना, फिर एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ बना, फिर एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ बना। तो सेंट्रल से चौथा कहाँ बनेगा? यहाँ ब्राइट फ्रिंज, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझ रहे हैं ना? यहाँ n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? n इज इक्वल टू दिया 4। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। आपको वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास फार्मूला तो है ही कि पोजीशन जो होता है, या जो पोजीशन है हमारी पोजीशन, द पोजीशन ऑफ nth, द पोजीशन ऑफ nth, द पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। एक्शन क्या है? पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज। उसके लिए फार्मूला हमारे के लिए क्या है? एक्शन इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यही है ना जी। अब यहां देखिए ये दिया गया है आपको x की वैल्यू दी गई है। तो अच्छा ये n की वैल्यू आपके पास दी गई है। हाँ पोजीशन दिया हुआ है कि ये जो एक्शन है ना, यानी ये जो एक्शन है, यहाँ ये एक्शन की वैल्यू दी हुई है कि चौथे की पोजीशन कहाँ है? 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये भी दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 to the power -2 मीटर। ये हो गया। तो एक्शन की वैल्यू हमने रख दी 1.2 into 10 to the power -2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये रख दिया। उसके बाद आप जानते हो n की वैल्यू दी हुई है कि n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। लैम्डा फाइंड करना है। d की वैल्यू दी है 1.4 एंड दिस स्मॉल d is already you have written here somewhere 0.28 into 10 to the power -3। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस 4 से ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। यहाँ पे 1.4 से ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, है ना।
5 में क्वेश्चन आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जरा देख ले भाई, वीडियो सही से फोकस हो रहा है ना। हाँ, अब 10.5 में ये करा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, है ना। इसमें जो आपने वेवलेंथ यूज किया है उसको किया है लैम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा वहां आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये तो आप जानते ही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये आपको दिक्कत नहीं है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, है ना। तो इसमें जो दोनों लाइट्स हैं दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज क्या है, लैम्डा। तो सिंस लिखेंगे आप, सिंस पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो देन ब्राइट फ्रिंज विल ओपन, ब्राइट फ्रिंज विल ऑब्टेन होगा। अब देखो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, आप जान रहे हो क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा दिया हुआ है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और वो कितनी होगी, √I1 प्लस √I2 प्लस √I1 ब्रैकेट I2 और यहाँ cos phi। ये चीजें यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। अब अगर पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा है तो पाथ फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। भाई मैक्सिमा है तो जाहिर सी बात है यहाँ फाई कितना होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए फाई होना चाहिए, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा फाई शुड बी क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, है जी, 0 होना चाहिए। या क्या होना चाहिए, 2n फाई होना चाहिए। जो भी हो उसमें cos फाई की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो I max की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आप बताओ। I max की वैल्यू आ जाएगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब ये कह रहा है जब ऐसा हो रहा होगा, जब ऐसा हो रहा है तो उस समय, जब ऐसा हो रहा है तो उस समय जो हमारे पास इंटेंसिटी है ना, जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज कितनी है, k यूनिट है। यानी आप गिवन है क्या, ये कह रहा है कि जो इंटेंसिटी है I max, इसको आप रिप्रेजेंट करें किससे, k से, एंड I1 इज इक्वल टू क्या है, I2, I1 इज इक्वल टू I2, तो इसको मान लेते हैं I। ये वैल्यू जब इसमें रखते हैं फर्स्ट में, तो जब फर्स्ट में आप रखोगे तो आपका आंसर आपकी क्या आएगा, देखो I max की जगह आप k रख लो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दिस
व्हाट इज इंटेंसिटी when path difference is कितना है लैम्डा बाय 3 है तब के बाकी क्वेश्चन सेम है ना। तो इसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा कितना आएगा, तब तब उस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। चलिए अब आगे चलते हैं 10.5 अरे सॉरी ये 10.4 तो कर दिया था पहले ही ना, 10.5 था ये क्या था 10.5। चलिए तो ये हो जाएगा सेकंड पोर्शन जो है, जो चिल्ला लगा होगा वो आपके लिए होमवर्क के लिए है। अब आगे चलते हैं 10.5 के बाद 10.6 की तरफ, देखते हैं क्या है 10.6। चलिए क्या है, चलिए देख लेते हैं। अब ये कह रहा है a beam of light consisting two wavelengths। एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें दो वेवलेंथ है। पहले की वैल्यू है वो है 650 नैनोमीटर, मीटर में बदल दिया। दूसरे का वेवलेंथ दिया हुआ है 520 नैनोमीटर। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में कई बार बोर्ड में आ चुका है जी। तो 520 नैनोमीटर को आप बदल दिया, मीटर नाम से लिख दिया। इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रीज। इन दोनों वेवलेंथ्स का यूज हम क्या करते हैं, डबल स्लिट की सहायता से इंटरफेरेंस पैदा करने के लिए करते हैं। पहला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रीज इन द ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ 650। ए में ये कह रहा है कि जब लैम्डा जो है आपका कितना है 650 है ना। ऐसे दो वेव्स का यूज हम कर रहे हैं, ऐसे दो वेव्स का यूज हम कर रहे हैं। ऐसे समझो ये मामला है जी, ये मामला है। कह रहा है कि जब 650 वाले वेव्स का जब हम यूज कर रहे हैं इस अपैरेटस पे, यंग मॉडुलस वाले पे, जिसकी डिस्टेंस तो आप जानते हैं डी है, तो
650 वाला वेवलेंथ की जब हम कर रहे हैं, तो मान लो हमको तीसरा ब्राइट फ्रिंज कहां मिल रहा है 12 सेंटीमीटर पे, तो जब हम 520 वाला यूज करेंगे तो हमको कहां मिलेगा ब्राइट फ्रिंज? जो ब्राइट फ्रिंज हमको मिलेगा वो कहां मिलेगा? वो और ज्यादा ऊपर मिलेगा। समझ रहे हो नहीं? जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा जिसकी साइज इसके बराबर हो, है ना, मतलब अगर तीसरे की बात करें, इसका तीसरा ब्राइट फ्रिंज अगर 12 सेंटीमीटर पे मिल रहा है बड़े वाले वेवलेंथ का, तो छोटे वाले वेवलेंथ का तीसरा ब्राइट फ्रिंज 12 सेंटीमीटर पे नहीं मिलेगा बल्कि 10 पे चाहे 8 पे मिलेगा, ऐसे समझो, है ना। तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो अगली चीज ये कह रहा है वो आप समझ लोगे। अगली चीज ये कह रहा है बी में ये कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज इनटू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट n plus 1n bright fringe of wavelength 520 will coincide। coincide का मतलब क्या? अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका 12 सेंटीमीटर क्या होगा भाई? इसका तीसरा 12 सेंटीमीटर पे है तो इसका भी तीसरा थोड़ा 12 सेंटीमीटर पे होगा। हमेशा n+1 वाला जो है यानी इससे थोड़ा ज्यादा नंबर वाला ब्राइट फ्रिंज इसके साथ कोइंसाइड करेगा, है ना। तो लेट n+1 ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ2 is equal to 520 नैनोमीटर will coincide। अब देखो बेटा, बात ये है कि एक्सपेरिमेंट के लिए apparatus को हम यही यूज कर रहे हैं ना, 650 वाले के लिए किया, ठीक। अब अगर हम 520 वाले के लिए करें, आगे मान लो 650 वाले के लिए यहाँ आना है, अगर 520 के लिए यूज करेंगे तो स्लिट तो वही होगी ना, डी 520 के लिए भी वही होगी क्योंकि apparatus तो सेम है, कैपिटल डी भी वही होगा। बस यही है कि ये x3 है तो ये क्या होगा, कोई x4 x4 होगा तो देखेंगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है। तो लेट n plus 1 bright fringe of λ2 is coincide with λ1। तो इसमें जो पोजीशन आपकी आएगी x डैश की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी n+1, है ना, λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दूसरा हो गया नहीं है जी, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं यानी x3 और x डैश कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे सिंस x3 and x dash are coinciding। तो जब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, दोनों की पोजीशन सेम हो गया, यानी x डैश इज इक्वल टू क्या होगा x3, ये दूसरा हो गया। यहां तक किसी को बंधु को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी तो आगे चले चलते हैं। चलिए आगे चले चलते हैं। तो ये इतना मिटा दे, यहाँ ये मिटा देते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए डायग्राम में मिटा ही देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो, चलो ये x3 is equal to x dash is equal to x3 हो गया। तो x dash आपका कितना है n+1, λ2 कितना है 520 नैनोमीटर। चलो अब नैनोमीटर ले लेते हैं तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट ही जाएगा, है ना, इनटू d कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यही है डी। और x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की जो वैल्यू थी वहां थर्ड वाला जो है कोइंसाइड कर रहा था, तो वहां ये x3 जो है थर्ड की जरूरत हाँ थर्ड ब्राइट फ्रिंज यानी 3 लैम्डा
कैपिटल डी स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी नैनोमीटर है, 650 नैनोमीटर है, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अब देखिए 13 से इसको कैंसिल करेंगे, 13 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो इधर कितना बचा, 3 बचा और इधर कितना बचा 4n प्लस 4n प्लस 4। तो 4n कितना हो गया 11। तो n की जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितनी आएगी, एग्जैक्ट 3 तो नहीं आएगी लेकिन हमें 3 लेना पड़ेगा। तो इसको करके देखते हैं क्या मामला है। n प्लस 1 इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, n प्लस 1 जो है इसका कोइंसाइड कर रहा था। तो चाहते हैं हमारा n 650 520 नैनोमीटर, बड़े वाले का ऊपर हो जाएगा। इसका अगर n कोइंसाइड कर रहा है तो n प्लस 1 इसका कोइंसाइड कर रहा है, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो ठीक है n प्लस 1 5 नैनोमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से 3 से किया। अच्छा ये 3 रह गया यहाँ पे, 13 से करा था, 13 × 65 4n प्लस 4 और इधर हो गया 15। नाउ n इज इक्वल टू एग्जैक्ट जो है 3 के बराबर नहीं आ रहा है, तो लगभग लेकिन 3 के आसपास लेंगे। n अगर 3 है ना, तो अगला वाला क्या होगा 4 होगा। यहाँ n की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 3। ठीक, n की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो कौन सा वाला कोइंसाइड करेगा, n प्लस 1 वाला कोइंसाइड करेगा, यानी 3 प्लस 1 4th ब्राइट फ्रिंज जो है वो क्या करेगा कोइंसाइड करेगा। 4th ब्राइट फ्रिंज जो होगा वो क्या करेगा कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यहां हम क्या रखेंगे 4। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से कर लीजिएगा, कौन सा वाला कोइंसाइड करेगा तो आप जानते हैं दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे और इक्वेट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10.7 बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाइंड टू बी 0.2 ऑन द स्क्रीन प्लेस 1 मीटर अवे। तो आप ऐसे समझें कि ये आपका यहाँ पे ये चीज दी है कि ये जो डी है ना, दिस डी इज गिवन, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज गिवन। एंगुलर विड्थ दिया है, पहले याद रखिएगा, अभी बता रहा है एंगुलर विड्थ जो होता है थीटा वो हमेशा किसके बराबर होता है, लैम्डा अपॉन डी के बराबर। ये आप निकाल कर देख चुके हैं और मैंने बताया था। ये एंगुलर विड्थ दिया हुआ आपका लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू 0.2, ये चीज दिया हुआ है 0.2 डिग्री। इसको रेडियन में बदलते रहिएगा हाल में। इसके लिए कितने दूर पे रखा हुआ है, डी इज इक्वल टू 1 मीटर, चाहे डी दिया हुआ 1 मीटर। आगे दिया हुआ है द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू है 600
वेवलेंथ इन लिक्विड यानी वाटर है, अच्छा वाटर लिखना चाहिए था, लैम्डा डैश है। तो भैया आप ये तो जानते ही हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है वाटर में क्या है तो लैम्डा, इसको आप लिखते हैं तो ऊपर, हाँ तो ऊपर क्या है लैम्डा, लैम्डा एयर लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश हो जाता है, यही चीज हो जाता है। हाजी साहब यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए यानी लैम्डा ये जो डैश लिखे हैं, हाँ तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू वाटर। तो लैम्डा की वैल्यू आपने कितनी ली हुई है, लैम्डा है 6 सेंटीमीटर, लैम्डा है 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.33 ही दिया होगा हमारे ख्याल से, हाँ वही दिया है यानी 4/3 दिया है, तो अच्छी चीज है। तो ये हमने लिखा जी 4 और ये 3 चला गया ऊपर, इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 450 नैनोमीटर हो जाएगा ना, 450 नैनोमीटर। तो पहले थीटा कितना था लैम्डा अपॉन डी, भाई ये पानी में अगर चला जाएगा तब भी स्लिट के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ही बढ़ेगा, स्लिट का डिस्टेंस हवा में जितना रहेगा उतना ही यहाँ भी रहेगा। तो एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू हमने क्या बताया था थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास क्या था लैम्डा अपॉन डी था, है जी। अब कितना मान लो थीटा था न्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डैश, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू नया वाला वेवलेंथ यानी लैम्डा डैश अपॉन ये डी तो चेंज होगा नहीं, है जी डी नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर यहां से हम एक रिलेशन निकाले तो ये कितना आएगा लैम्डा इनटू थीटा आएगा कि नहीं। यहां भी इसी तरीके से दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू, डी रह गया ये सॉरी गड़बड़ हो गया, हमको क्या चाहिए डी चाहिए था ना, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी रह गया ये थीटा यहाँ तो लैम्डा अपॉन थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा डैश अपॉन थीटा डैश हो जाएगा। दोनों ही क्या है डी डी के बराबर है, इक्वेट कर लीजिए फटाफट। तो फ्रॉम ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये है सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर दीजिए, लैम्डा डैश यानी लैम्डा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन थीटा। हमको क्या चाहिए लैम्डा डैश ही तो चाहिए, यानी लैम्डा डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो लैम्डा डैश इधर रहेगा तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू थीटा अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा डैश की वैल्यू आप पहले ही जान रहे हैं कितनी है, निकाले हैं 450 है, लिख दिया आपने 450 है जी साहब 450 लिख दिया, और ये कितना था 600 नैनोमीटर था, तो नैनोमीटर से तो नैनोमीटर कैंसिल ही हो जाएगा, और इनिशियल एंगल आपका कितना था 0.2 डिग्री था, है जी। इसको कैंसिल कर रहे हैं आप 15 या 45 और 15 करके 7, ये हो जाएगा कितना 0.75 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, है जी कितना आएगा 0.15 डिग्री है ना। तो जो थीटा डैश आ गया वो कितना आएगा 0.15, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और काफी इजी है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 10.8 क्या है, व्हाट इज द, अच्छा ये छोड़ दीजिए क्योंकि ब्रिस्टल्स एंगल जो है वो आपके कोर्स से निकल चुका है, तो
of the reflected wave light. What are the angle of incidence in reflected ray normal to the incident ray? तो चलिए इसको कर लेते हैं। हालांकि ये भी ब्रेस्टर एंगल से ही सॉल्व होगा, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10.9 को सबसे पहले आप देखें क्या पूछा गया है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, और इट फॉल्स ऑन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती है इस तरीके से। चलिए गिर गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती है, तो आपको ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, वैसे रिफ्लेक्ट होगा ना। तो जानते हो उसी मीडियम में जा रही है, फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हमारे पास ये है c बाय लैम्डा। c कितना है 3 × 10⁻⁸, और ये आपका कितना है 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, यानी इसको हम चाहे करके क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻10 और ये 3 यानी 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, 10⁻⁷ मीटर। तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम की जगह कितना लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷। चलिए सॉल्व करिए, ये हो जाएगा यहाँ से एक जीरो अगर ले लें तो 30, 5 और यहाँ 7, ये 7 ऊपर जाएगा तो 10⁻14 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁻14 वाट हर्ट्ज। तो इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। इसमें ये कह रहा है कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। इसके कहने का मतलब ये है कि एंगल आई के किस वैल्यू के लिए, एंगल आई के किस वैल्यू के लिए, एंगल आई के किस वैल्यू के लिए फॉरवर्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू, कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये एंगल कितना हो गया, ये तो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस की किस वैल्यू के लिए है ना, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद इंसिडेंट रे, यानी इसके साथ जो ये एंगल बना है कितना हो 90 डिग्री हो, यानी I + R = 90 डिग्री हो। ये आपको बताना है, इसके लिए हमें एंगल I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी है इसको फाइंड करना। कैसे देखिए, फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गई है, फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गई है, एंगल I द्वारा आज जानते हैं रिफ्लेक्शन से आज जानते हैं एंगल I क्या होगा, एंगल R होगा, है दोनों बराबर हैं। तो R को भी I ही लिख दीजिए, तो I + I कितना होगा 90, I कितना होगा, ये 2I हो गया ना, तो कितना होगा 45। ये सिंपल आंसर। तो ये हो गया 10.9 और आखिर में हम चलते हैं 10.10 की तरफ, जो फ्रेसनल डिस्टेंस की बात करता है। फ्रेसनल डिस्टेंस d फ्रेसनल डिस्टेंस जो है x कितना होता है λ² d, ये होता है। इससे सॉल्व होगा और ये हम कराएंगे नहीं 10.10, इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि फ्रेसनल डिस्टेंस का आपका सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर का बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, बड़े शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी के हैं वो पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरा एडवाइस है। थैंक यू।